बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट तहलका न्यूज से फारूक शाह। चलते हैं, आज एक खूबसूरत प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हुआ हूं। मेरे साथ एक खूबसूरत मेहमान भी तशरीफ रखते हैं, असद अली इंजीनियर साहब। असद अली इंजीनियर साहब से भी बात करेंगे। तो आज हम दो मौजू पे बात करेंगे। एक तो FIA ने जो है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जो है उन्होंने चैलेंज कर दिया, उस पर बात करेंगे। और दूसरा है हरीम शाह के मुतालिक। हरीम शाह को, वो जो टिक टाकर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए जो है वो तहकीकात शुरू कर दी है। और उस सिलसिला में FIA के आला हुकाम ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को बाज़ाब्ता तौर पर खत लिखने का फैसला भी किया है। तर्जमान FIA के कहना है कि खत में इंग्लैंड की नेशनल क्राइम एजेंसी से कार्रवाई करने की दरख्वास्त की जाएगी। चलते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ खूबसूरत मेहमान भी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आज का। अस्सलाम वालेकुम गाइस। फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर UK आ रही थी, लंदन आ रही थी। और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है, ये सच है, ना पासपोर्ट की ना पैसे की, किसी भी चीज़ की। आप करोड़ों में क्या हज़ारों में चेंज करवाओ, और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में, तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। और बातें भी ऐसी किस दफ़ा जो मरी के हालात थे, और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। UK में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ़ हुई और लोगों ने की मौत वाकई। अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आना मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज़्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं, वो इस बात का ख्याल रखिएगा। जी, ये थी मारूफ टिकटॉकर, जिन्होंने टिकटॉकर फिजा हुसैन अल मारूफ हरीम शाह, इन्होंने हुकूमत की रेट को जो है वो चैलेंज किया है। और उन्होंने इस सिलसिले में कहा है कि मुझे तो कोई नहीं पकड़ सकता। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर ये गर्दिश कर रही थी, तो उसके बाद उन्होंने अपलोड भी की थी, लेकिन उसे हटा दिया गया है। तो गैर मुल्की करेंसी जो है बरतानिया की, वो पाकिस्तान से बरतानिया लेके आई हैं। इस हवाले से उन्होंने जो वीडियो में जो कुछ कहा है, देखा है और सुन लिया है आपने, वो गैर मुल्की करेंसी की जो है वो दिखाई जा रही है। टिकटॉकर ने अपने वीडियो में दावा भी किया है कि उन्हें किसी ने नहीं रोका, ना कोई रोक सकता है। ये एक हुकूमत की रेट को चैलेंज करने वाली बात है। हालांकि वो पहली मरतबा इतना बड़ा अमाउंट लेकर बरतानिया आई हैं। और उन्होंने तलकीन भी की कि आप लोग अमाउंट लाते वक्त ख्याल कीजिएगा, क्योंकि पकड़ लेते हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा, उन्हें तो किसी ने कुछ नहीं कहा, वो बहुत आसानी से और महफूज तरीके से यहाँ लंदन पहुंच गई और इतनी बड़ी अमाउंट लेके आई हैं। इस सिलसिले में मेरे साथ खूबसूरत मेहमान है असद अली इंजीनियर। अस्सलाम वालेकुम असद अली इंजीनियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, ये एक किस्म का हुकूमत की रीट को चैलेंज करना और ये टिक टाक पे फिल्में चढ़ाना, ये तो पाकिस्तान में था, लेकिन अभी वो यहाँ लंदन में पहुंची हैं। और लंदन में भी उन्होंने ये एक वीडियो जारी की, जिसमें उन्होंने खुलेआम एक किस्म का हुकूमत का मजाक भी उड़ाया कि कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत अरसे से वो चैलेंज कर रही हैं हुकूमत को। हमारी हुकूमत जो है ख्वाब गफलत से सोई हुई थी, लेकिन अब जाग गई है। और उन्होंने इस सिलसिले में यहाँ बरतानिया की एजेंसी जो है उससे भी उन्होंने जो है रब्ता किया है, और खातून के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज कवानीन के तहत कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। तो ये दस्तावेजात के तहत फिजा हुसैन अल मारूफ हरीम शाह 10 जनवरी को शब कैद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोहा और कतर के लिए सफर किया, और वहां से अब ये यहाँ लंदन में मौजूद है। तो उन्होंने जो वीडियो शेयर की वो आपने भी देखी, पूरी दुनिया में देखी जा चुकी है। क्या कहते हैं आप? ईशा जी, बहुत शुक्रिया, आपने जिस हरीम शाह की जो मुतनाज़ा वीडियो सामने है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई पहला वाकया तो नहीं है। आपको माजी का पता है कि मॉडल अयान अली लाखों रुपए के साथ, फॉरेन करेंसी के साथ वो पकड़ी जाती हैं, केस चलता है। बेचारा जो कस्टम इंस्पेक्टर था वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके बाद अभी तक देख ले, उस केस का कुछ नहीं बना। अयान अली आज भी आजाद
घूम रही है, और वो जो हमारे अदारे हैं, जो हमारी हुकूमत है, जो रियासत है, उसके मुंह वो चढ़ा रही है, इस मुंह को ना, उसके मुंह को चढ़ा रही है। तो यही है हरीम शाह भी। अब देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी बात की है हरीम शाह ने कि पाकिस्तान में रियासत और कानून की किसी किस्म की कोई रिट नहीं है, और मैं उसको चैलेंज करती हूँ। बल्कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपनी जो वीडियो थी उसमें ये कह दिया जी कि मैं अपने जूते की नोक पर उसी तरह ही रखती हूँ जैसे मैं पाकिस्तान में थी, और सियासतदानों को जूते की नोक से रखती थी, और मैंने जिस तरह वजारत खारजा के दरवाजे को जूते की नोक के साथ खोला था, और इसी तरह जूते की नोक के साथ ही इतनी बड़ी अमाउंट लेकर और बगैर किसी से मेरी कोई न पूछ के हुई, ना किसी ने मुझे पकड़ा, ना मेरे से किसी ने बात की, ना, और मैं इतनी बड़ी रकम लेकर जो वाया दोहा से लंदन पहुंच गई हूँ। मेरे अब ख्याल तो में कि पाकिस्तान की हुकूमत ने नेशनल क्राइम एजेंसी को बरतानिया जो है वो खत लिखा जा मैं रहा है उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह आ जी रहा हूँ, जी बिल्कुल इस तरह। आपको पता ही ये है तो है जी कि जी बरतानिया में इस तरह के कवानीन बड़े सख्त सख्त तरीन हो चुके हैं। अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ के बारे में आपको बताना पड़ता है, और उसकी सूरत आपको पता है कि माजी में भी जो हमारी एजेंसियां थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है जो तहकीकात करती है सीरियस क्राइम के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, तो उस हवाले से बड़ी एक्टिव भी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इनका आपस में जितने भी ये अदारे हैं, चाहे पाकिस्तान का हो या दीगर ममालिक के साथ हो, वो उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बाद ऐसे कल्प्रेट जो है उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है। और आपको माजी के भी पता ही है कि कई लोगों के जो पैसे थे वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिकवर करवाने के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हवाले भी किए हैं, और अभी भी कुछ केसेस अभी चल भी रहे हैं। तो हरीम शाह के हवाले से भी एक चीज, एक बड़ा संगीन जो इल्जाम लगाया गया है, और उसके ऊपर जो पाकिस्तानी रियासत है उसको संगीन इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। अगर दावा किया गया है कि जो हमारा FIA तहकीकाती इदारा भी है वफाक का, वो नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिखेगी, मेरे ख्याल में उनको खत भी लिखना चाहिए, इस केस को प्रोसीड भी करना चाहिए, और इसको एक मिसाली बनाना चाहिए कि ताकि आइंदा किसी को ऐसी जुर्रत ना हो सके जो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान की अवाम को इस तरीका खुलेआम चैलेंज करके उसकी तौहीन कर सके। ये उसने पैसे की तौहीन की है, पाकिस्तान की तौहीन की है, पाकिस्तानी कानून की तौहीन की है, पाकिस्तान में बसने वाले जितने गरीब लोग हैं उनकी तौहीन की है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो सीरियस एक्शन है वो लेने की जरूरत है। अदरवाइज इस तरह की कई हरीम शाह होंगी, वो पैदा होंगी, चाहे उसके पास से पैसे थे यहाँ लेके आई है, उसने एक टिकटॉक बनाने के लिए किया, लेकिन इस चीज को इबरत का निशान जरूर बनाना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया है कि इस सिलसिले में हुकूमत की रेट को चैलेंज करने वालों को निशान इबरत बनाना चाहिए। अभी चलते हैं, एक और भी खबर हमारे साथ है, उसके बारे में हम शेयरिंग करते हैं कि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज ने FIA के मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जो है उसको चैलेंज कर दिया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत से इस्तदा किया कि हतमी फैसले तक FIA को तहकीकात से रोका जाए, क्योंकि FIA ने बदनीति पर तहकीकात शुरू की है जिसमें हिरासत के दौरान उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया। तो अब तक शहबाज शरीफ ना कोई बेनामी अकाउंट सामने नहीं आया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस एहसाबी अदालत में जेर समाअत लिहाजा एक इल्जाम पर 2 केस नहीं बनाए जा सकते। तो क्या कहते हैं इस सिलसिले में आप? चलिए, मेरे ख्याल में जो शहबाज शरीफ है उनका ये राइट था कि वो जो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हो रही है, जो उनका केस चल रहा है साहब की अदालत में, उसको वो जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें उन्होंने चैलेंज किया, और उनका एक सौबदीदी हक था ये वाला। उसकी वजह भी ये वाली है कि अगर एक एहतसाब अदालत है, वहां पे अगर आपका केस चल रहा है तो उस केस के पैरेलल आप दूसरा केस इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं सामने लेके आ सकते, या उसकी कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारा कानून भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। जिस तरह का आपको पता ही है कि एक जो मुकदमा हो, मुकदमे का एक ही FIR दर्ज होती है, उस मुकदमे की दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती। तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जी FIA ने किस तरीके के साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसके बारे में तहकीकात का आगाज कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि जो हुकूमती वुज़रा हैं जी, उसके अलावा जो हमारे साहब के जो जिम्मेदारान है, हुकाम है, जो दावे करते हैं कि हमने इतने बेनामी को अकाउंट पकड़ लिए, ये पापड़ वाले को पकड़ लिया, फलूदे वाले को पकड़ लिया, उससे हमें करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की मनी ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। तो होना तो ये चाहिए कि वो जो चीजें इन लोगों ने पकड़ी हैं उसकी बाकायदा तौर पर तहकीकात करें, उसकी मनी ट्रेल का पता किया जाए, ये मनी ट्रेल कहाँ पे जाके रुकती है, क्या उनका तलक क्या
میری فیملی کے ساتھ یا میاں شہباز شریف یا اس کی فیملی کے ساتھ اگر جڑتا ہے تو اس کی تحقیقات کی روشنی میں جو کیس ہے وہ چلنا چاہیے، اور جو احتساب عدالت میں کیس چل رہا ہے وہ سامنے آنا چاہیے، حقائق سامنے آنا چاہیے، ثبوتوں کے ساتھ حقائق سامنے آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپ پاکستانی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اور پیپر لہراتے ہیں یا لہرا کے کہتے ہیں کہ جناب آج ہم نے ایک اور بے نامی اکاؤنٹ پکڑ لیا، آج اس کا جو تعلق ہے وہ شہباز شریف یا اس کی فیملی کے ساتھ جڑتا نکلتا ہے۔ میرے خیال میں اگر سالڈ چیزیں ہوں تو اب تک سامنے آ جانی چاہیے، لیکن ہم نے ابھی تک یہی دیکھا ہے کہ میاں شہباز شریف ہوں یا ان کے جو فیملیز کے ارکان یا میاں نواز شریف ہیں، کسی قسم کی ایک دھیلے کی بھی جو منی لانڈرنگ یا کرپشن اس طرح کی کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئی۔ تو اب تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ سیاست کریں، لیکن سیاست میں اتنے بھی آپ اندھے نہ ہو جائیں کہ آپ جو آپ کے اصل فرائض ہیں، جو آپ عوام کو ریلیف دینا یا دیگر جو اس ٹائم ایشوز چل رہے ہیں مہنگائی کے یا دیگر ایشوز چل رہے ہیں جس میں عام آدمی پستہ چلا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ پالیسی کریں، نہ کہ ناحق آپ ایک وقت ضائع کرتے ہوئے اپوزیشن کو ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے آپ کبھی ایف آئی اے کی تحقیقات سٹارٹ کر رہے، کبھی نیب کی تحقیقات سٹارٹ کر رہے، کبھی آپ احتساب عدالت میں اس کو کیس کو لے رہے، کبھی ریفرنس بنا دیتے ہیں، لیکن آخر میں ہوتا ہے کہ اس ریفرنس میں نہ کچھ نکلتا ہے، نہ منی لانڈرنگ ثابت ہوتی ہے، نہ اچھا صاحب اس وقت ہم آپ سے ایک اہم خبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آج آپ کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں آپ کے میاں صاحب کب پاکستان واپسی جانے کا کوئی انہوں نے اعلان کرنا ہے یا کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ کوئی اس سلسلے میں کوئی بریکنگ نیوز دے سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا جی، آج میں میاں محمد نواز شریف کا جو حسن نواز کے آفس میں وہ موجود ہوتے ہیں، جہاں پہ اپنے پارٹی کے امور بھی دیکھتے ہیں، سیاسی امور بھی دیکھتے ہیں، وہاں پہ میں آج کچھ وقت گزارا اور وہاں پہ پاکستان کے جو لیجنڈ اسٹار تھے توقیر ناصر، انہوں نے بھی ملاقات کی، ہمارے ایک بڑے پیارے دوست تھے ڈسٹرکٹ گجرا پریس کلب گجرانوالہ کے، ان کے بھی عہدیدار تھے، انہوں نے بھی ملاقات کی۔ میں نے ایک ہی سوال ان سے کیا تھا توقیر ناصر سے کہ میں نے کہا جی آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو پاکستان جانے کی بات کی تھی انہوں نے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں اس بارے میں تو بات نہیں ہوئی، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ میں بڑا دل میرا دکھتا ہے پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں، ایسے واقعات چل رہے ہیں۔ میں نے کہا چلے اچھی بات ہے، دل دکھنا بھی چاہیے، ہر ایک پاکستانی کا دل دکھتا ہے جو پاکستانی کے حالات ہیں۔ میاں صاحب کی صحت کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ ان کی صحت کیسی تھی، کوئی ٹھیک تھے، بیمار لگ رہے تھے، کیا تھا؟ تو غیر ارادی طور پہ ان کے منہ سے یہی نکل گیا نہیں ان کی صحت اچھی تھی، بعد میں ان کو خیال ہے شاید میں غلط سٹیٹمنٹ دے گا ہوں، لیکن وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو چکی ہے میرے پاس۔ تو انہوں نے بعد میں ان کا یہی کہنا تھا کہ نہیں وہ ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، ڈاکٹرز وغیرہ ان کو دیکھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے، اور روٹین کا جو ان کا ایک سلسلہ چلتا ہے وہ چلتے ہی اتنی دیر میں تھوڑی دیر بعد میاں صاحب بھی خرامہ اپنی لاؤ لشکر کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، تو آتے ساری کھڑے ہو جاتے ہیں، فوٹو سیشن ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں میں میاں صاحب اس ٹائم تو پاکستان کے جو اس طرح مہنگائی چل رہی ہے اور لوگ پسے ہوئے ہیں، تو اس جو منی بجٹ ہے وہ بھی اس کو پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ کچھ آپ بتا دیں۔ تو میاں صاحب پہلے میری طرف دیکھنے لگے، پھر سائڈ پہ ادھر دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید میں غلط بندہ ہوں جس نے سوال کر دیا، کیا میاں صاحب کی تیاری نہیں ہے یا شاید وہ پرچی نہیں ہے جس میں انہوں نے جواب لکھا ہوا تھا۔ تو دو دفعہ میرے طرف دیکھنے کے بعد میاں صاحب اپنے فوج کو کہتے ہیں اچھا ہم چلتے ہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے، اس کا مطلب ہے مجھے بات جواب۔ جی تھینک یو، بڑی مہربانی، انشاءاللہ آپ سے اگلی ملاقات تک اجازت چاہتے ہیں۔ آپ کا مہربانی، تھینک یو، اپنے دوستوں ساتھیوں کا ان سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلی ملاقات تک آپ سے ایک اور بھی ملاقات ہوگی، ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ تھینک یو اسد صاحب، اور ہم اپنے سامعین سے آج پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اگلی ملاقات تک کل ہوگی ایک اور ملاقات، اور ڈھیر ساری باتیں بھی کریں گے اور نئی خبریں اور تجزیے بھی دیں گے۔ کل ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ چلتے ہیں، اللہ حافظ۔